जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसी क्रम में दोस्तों पेट के लिए तीसरा पार्ट लेकर के आ चुके हैं, यानी आंदोलन का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे तीसरा पार्ट है दोस्तों। शुरू करते उसके पहले बता दें कि साथियों, जिसको भी पेट पीडीएफ बैच लेना दोस्तों, देखिए क्लासेस तो मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ दोस्तों। पीडीएफ बैच या पीडीएफ है इसकी, तो आप ले सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करके, लिंक नीचे मिल जाएगा। इसमें दोस्तों सभी टॉपिक्स मिलेंगे, चाहे इतिहास हो गया, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, स्टैटिक, हिंदी और करंट अफेयर्स, सबकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, तो जा करके आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। अभी आपको ये ऑफर प्राइस 125 रुपये में आपको मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप, लिंक नीचे दिया हुआ। ठीक है, जैसे करेंगे आप तो सबसे इस तरीके से खुल जाएगा। तो आपको हमारे ऐप पे जाना होगा, फिर आपको जाना होगा ई बुक्स वाले कॉलम पे, और जैसे ई बुक्स वाले कॉलम पे आप जाएंगे, देखिए आपको दिख जाएगा UPSSC पेट 2026 पीडीएफ नोट्स। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर आप ले सकते हैं 2026 का पूरे 26 रुपये में। ठीक है, ये मूल विधि की भी ले सकते हैं, कंप्यूटर ई बुक ले सकते हैं UPSSC के एग्जाम्स के लिए, हिंदी की दोस्तों, ग्रामर हो गया, हिंदी साहित्य इतिहास हो गया, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया, स्टैटिक जीके दोस्तों, यूपी पुलिस UPSI के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ले सकते हैं आप, और संविधान ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं और इतिहास ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं बहुत ही न्यूनतम प्राइस पे। ठीक है, तो जाइए दोस्तों, लिंक नीचे दिया हुआ है, जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे तो हम इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। 3 चरणों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में बांटकर बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कैसे दोस्तों? तो प्रथम चरण आपका चलेगा 1885 से लेकर के 1905 तक, जिसे हम उदारवादी चरण कहते हैं, जिसमें दोस्तों कोई भी उग्रता नहीं होगी, एकदम सौम्य तरीके से। ठीक है, यानी कि एकदम आराम से सारी चीजें चलेंगी। फिर द्वितीय चरण दोस्तों 1905, यानी जहां बंगाल विभाजन शुरू होगा वहां से लेकर के 1919 तक, जिसको हम उग्रवादी चरण बोलेंगे, जहां पे थोड़ा सा ज्यादा उग्र हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो तृतीय चरण होगा, जहां से महात्मा गांधी जी की एंट्री होगी 1919 से 1947 तक, जिसको हम गांधीवाद युग के नाम जानेंगे। तो इन जो आंदोलन है इसको दोस्तों 3 चरणों में बांट करके हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पहला चरण क्या है, हमने बताया 1885, यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, वहां से लेकर के जब बंगाल विभाजन होता है उसके पहले तक। तो चलिए देखते हैं प्रथम चरण 1885 से लेकर के 1905 तक। चलिए अब यहां पे दोस्तों हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको बता दें इसकी स्थापना कई बार पूछी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 28 दिसंबर 1885 को यूपी पुलिस से पूछा, किसके द्वारा? तो दोस्तों A.O. ह्यूम थे। क्या? A.O. ह्यूम, यानी एलन ऑक्टविन ह्यूम, A.O. ह्यूम द्वारा, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला का सन्यासी कहते हैं, रिटायर्ड ICS थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आप बता दें टेक्नीशियन बोरिंग में भी पूछा गया क्वेश्चन, UPSI में भी पूछा गया। ठीक है, A.O. ह्यूम की जो पत्रिका थी दोस्तों हिस्ट्री फादर्स थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्या? तो आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा? तो एलन ऑक्टविन ह्यूम, यानी A.O. ह्यूम, जिसे हम हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं, इनके द्वारा की गई थी। नोट करके यहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों कि A.O. ह्यूम की जीवनी पर सर विलियम वेडरबर्न ने A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक 1829 से 1912 एक जीवनी नामक पुस्तक लिखी, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित भी किया था। ठीक, इसके द्वारा लिखा गया था विलियम वेडरबर्न द्वारा। ठीक है, चलिए जब कांग्रेस की स्थापना हुई, हमने बता दिया कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। अब बात करते हैं इस समय दोस्तों वायसराय कौन था। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, भारत का सचिव कौन था? तो रैनफॉल चर्चिल था। उस समय दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विलियम एवार्ट ग्लैडस्टोन थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्देश्य क्या था भाई? कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय जनता में पनप रहे अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष को एक संगठन के द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकलना। देखिए इसका उद्देश्य था, अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था इसका। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे क्या था कि भारतीय जनता जो थी दोस्तों वो क्या कर रही थी? सीधा अंग्रेज को टारगेट कर रही थी। ठीक है, अब इससे होने से क्या होगा कि लोग सोचेंगे हम इनको कहते हैं ये आगे ले जाके बात उठाएंगे तो इससे अंग्रेज सेफ बच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं इसका पूर्व नाम क्या था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका पूर्व नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। 1884 में को O.O. ह्यूम द्वारा स्थापित किया। मतलब कि पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था,
पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था 1884 में, जब ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। फिर दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं, उनके द्वारा इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। और लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में इसे सेफ्टी वॉल कहा, यानी कि अंग्रेजों के बचने का सेफ्टी वॉल सिद्धांत की उपाधि भी दे दी इसको, ठीक है। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। चलिए, कांग्रेस के संबंध में कुछ वक्तव्य हैं, मतलब किसने क्या कहा इसके बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएं कुछ नहीं मिलेगा, यानी क्योंकि साल में एक ही बार एक अधिवेशन होता था। तो तिलक जी ने क्या बोला कि अगर साल में हम एक बार मेढक की तरह टटराते रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बोला था कि कांग्रेस के लोग जो हैं पद के भूखे हैं, कि हमें ये पद दे दो, हमें वो पद दे दो। बंकिम चंद्र चटर्जी का वक्तव्य है। वहीं लाला लाजपत राय ने क्या बोला कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, यानी कि ये अंग्रेजों की ही दिमाग की उपज है, कि इसको ले आइए, इससे हम लोग बच जाएंगे, ठीक। आप बता दें, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला भी कहा, किसने? लाला लाजपत राय ने। वहीं दोस्तों विपिन चंद्र पाल ने क्या बोला? कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था, याचना मतलब हाथ पैर जोड़ने वाले, ठीक है, या भीख मांगने वाली संस्था है ना, बेगिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी कहा था विपिन चंद्र पाल ने। वहीं डफरिन ने क्या बोला कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या शून्य है, मतलब इसको बढ़ा चढ़ा कहा, मतलब कि जिनकी संख्या नहीं है उसका भी प्रतिनिधित्व क्या कर रही? कौन कर रही? कांग्रेस कर रही। करजन ने क्या बोला? कांग्रेस अपने पतन के कगार पे खड़ी है, मेरी प्रबल अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना है। और करजन ने ही कांग्रेस को गंदी चीज व देशद्रोही संगठन भी कहा था। अश्विनी दत्त ने क्या बोला कि कांग्रेस अधिवेशनों को 3 दिनों का तमाशा कहा, किसने? अश्विनी दत्त ने। चलिए नोट करके लिख लीजिए कि कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम द्वारा 72 प्रतिनिधियों को मिलाकर किया गया था, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जुड़े थे, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से 72 प्रतिनिधि को बुलाते हैं, कौन? ए.ओ. ह्यूम, और कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों जो अधिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन अधिवेशनों के बारे में जानेंगे, उनकी खासियत जानेंगे, ठीक है। चलिए पहला अधिवेशन है 1885, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले अधिवेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रथम अधिवेशन 1885, इसके अध्यक्ष देखिए, हर अधिवेशन का कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तब भी आप डब्ल्यू.सी. बनर्जी बोलेंगे, क्यों? क्योंकि पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष होगा वही तो पहला होगा ना। और इसके समय कुल 72 लोगों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। और स्थान क्या था इसका, कहां पे हुआ था? देखिए पहले पुणे में होना था, मगर पुणे में दोस्तों क्या होता है कि प्लेग रोग फैल जाता है, जिसके कारण दोस्तों इसे मुंबई में शिफ्ट कर देते हैं, यानी प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता। होना कहाँ था? पुणे में। पुणे में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर दोस्तों प्लेग नामक बीमारी फैल जाती है, जिसके कारण इसको मुंबई शिफ्ट करना पड़ता है। तो यार रखिएगा पहला अधिवेशन कहाँ होता है? 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये अधिवेशन संपन्न होता है। ये नाम भी याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके दोस्तों जनक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ मुंबई के? ग्वालियर टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए अब दूसरा दोस्तों कलकत्ता होता है, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता होगा, और इसके अध्यक्ष दोस्तों दादा भाई नौरोजी बनाए जाएंगे। आपको याद रखना, ठीक है। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों। 3 बार दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस से। कब कब? 1886, 1893 और 1906 दोस्तों 3 बार ये अधिवेशन के अध्यक्ष बनते। क्वेश्चन पूछा सकता है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 3 बार। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए पेट में 2 बार पूछा जा चुका है। इसकी खास बात क्या थी दोस्तों? आपसे पूछे कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? पारसी धर्म के दोस्तों नए थे, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन होंगे? दादा भाई नौरोजी। और दूसरे अधिवेशन में टोटल 343 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों 1887 का मद्रास अधिवेशन। इसमें दोस्तों बता दें इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इसकी खास बात क्या थी कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। देखिए जूनियर असिस्टेंट पूछा गया, और कुल 607 सदस्यों ने भाग लिया था। पहले में दोस्तों डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे में आप होता है प्रथम पारसी अध्यक्ष मिलते हैं दादा भाई नौरोजी, तीसरे में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथा दोस्तों 1888 में
इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक है, जिसमें दोस्तों जॉर्ज यूले दोस्तों अध्यक्ष बनते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। देखिए पहले में दोस्तों WC बनर्जी, दूसरे में प्रथम पारसी अध्यक्ष, तीसरे में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और चौथे में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है 1889 बंबई अधिवेशन। तो बंबई अधिवेशन में दोस्तों फिर से एक अंग्रेज बनता है, विलियम बेटरबर्न दोस्तों अध्यक्ष बनता है, जिसका दूसरा दोस्तों अंग्रेज अध्यक्ष बनता है ये, ठीक है, याद रखेंगे 89, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है 90 की, 1890। यहाँ की दोस्तों खास बात क्या होगी, कलकत्ता में होगा दोस्तों अधिवेशन और इसके अध्यक्ष होंगे फिरोज शाह मेहता। और विशेषता क्या होगी, प्रथम स्नातक महिला जिसको हम कादम्बरी गांगुली के नाम जानते हैं, उसने इसमें भाग लिया था। कब? 1890 वाले अधिवेशन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 1896, क्या दोस्तों 1896 दोस्तों, और ये भी कलकत्ता में होता अधिवेशन, ठीक है। 1896 अधिवेशन दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट देखिए वही पढ़ रहे हैं, एक क्रम से नहीं पढ़ना, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, इसके अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी। और इसकी विशेषता जो है आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया दोस्तों, याद रखेंगे। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और वंदे मातरम दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, आनंद मठ से लिया गया है। और आपको बता दें दोस्तों, इस बार पहली बार दोस्तों तिरंगा के साथ लाल किले में दोस्तों वंदे मातरम गाया गया ना, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, पहली बार दोस्तों गाया गया है इस 15 अगस्त को। तो ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, ठीक है। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार दोस्तों वंदे मातरम गाया जाता है, ये भी याद रखना है। चलिए अब आता है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष होंगे दिनसा इवाचा, ठीक है। और इस अधिवेशन खास बात क्या होती है, एक पहली बार दोस्तों गांधी जी अधिवेशन में आ जाते हैं, ठीक है। यानी किसी अधिवेशन में पहली बार भाग लेने वाले गांधी जी कब आए थे? तो 1901 में दोस्तों ये भारत आए थे किसी कारण, और इन्होंने जा करके 1901 वाले अधिवेशन में भाग लेके देखा, ठीक है, याद रखेंगे। तो पहली बार गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया है? तो 1901। और केवल, और दोस्तों अध्यक्ष कितनी बार बने? केवल एक ही बार दोस्तों अध्यक्ष बनते, बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे गांधी जी का, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इसमें पहली बार बैठने आते हैं, आम आदमी के तरीके दोस्तों बैठने आते हैं, अध्यक्ष नहीं बनते, बैठने आते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 1904 का बंबई अधिवेशन, इसमें दोस्तों अंग्रेज बनता फिर से अध्यक्ष हेनरी कॉटन। और इसकी खास बात क्या होती है, इसमें प्रथम बार जिन्ना भाग लेता है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। जैसे 1901 में गांधी जी पहली बार लिए, और 1904 के बंबई अधिवेशन में पहली बार जिन्ना भाग लेता है, ठीक है। चलिए वहीं 1905 की बात कर लें तो बनारस अधिवेशन होता है दोस्तों, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और विशेषता क्या होता है कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग यहीं से उठती है दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन की मांग कहां से उठेगी? बंगाल विभाजन के बाद 1905 से। चलिए अब बात आती है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। हमने बताया था कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जो कि पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, उन्हें 3 बार बनाया जाता है। तो 1906 में भी दादा भाई नौरोजी बनते, और यहाँ पर विशेष बात क्या होती है, स्वराज की मांग की जाती है, ठीक। 1906 के अधिवेशन से स्वराज की मांग की जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात आती है 1907 में दोस्तों सूरत पसंद नहीं है, सूरत पसंद आना, यानी 1907 का अधिवेशन 7 से सूरत है ना, और सूरत पसंद आने कि 7वां जो अधिवेशन था 1907 वाला अधिवेशन था वो सूरत में था, और सूरत पसंद आने मतलब लड़ाई हो गई। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। यहाँ क्या होता है कि कांग्रेस में फूट पड़ी, नरम दल व गरम दल में दोनों विभाजित हो गए। आपको बता दें कि चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेद के कारण कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। मिंटो दुत्ती दोस्तों, सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी सबसे बड़ी जीत है, ये कहते हैं मिंटो दुत्ती इस चीज को, ठीक है। तो याद रखेंगे सूरत अधिवेशन में दोस्तों सब लोग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, दोनों गरम दल नरम दल अलग अलग होते हैं, कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, 2 बड़ी फूट पड़ जाती है सूरत अधिवेशन, सूरत पसंद नहीं आते ना, ऐसे याद कर सकते हैं। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में 1907 में। फिर दोस्तों 1911 का अधिवेशन आएगा, और याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1911 कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों, अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित विशन नारायण दर्जी। और प्रथम बार दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय गाया गया दोस्तों। UPSSC वीडियो में पूछा गया है, कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार दोस्तों जनगण मन गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखेंगे। चलिए 1916, अभी दोस्तों आपने देखा कि 1906 में आपने देखा 2 गुट अलग हो जाते हैं, गरम दल नरम दल, और दोस्तों 1916 में मिल जाते हैं, यानी लखनऊ में मिलते हैं। हमारे लखनऊ में क्या होता है, अधिवेशन 1916 का 2 गुटों का पुनर्मिलाप होता है। कहाँ होता है? UPSC में पूछा गया, तो लखनऊ के 1916 वाले। अंबिका चरण मजूमदार है ना, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं। याद रखें विशेष क्या है कि नरम व गरम दल फिर से एक हो गए, मुस्लिम लीग भी एक हो गई दोस्तों, ठीक है। आपको बता दें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी इसी अधिवेशन में हो जाता है। देखिए SSC GD
और पेट और यूपीएसआई और मंडी परिषद हर जगह पूछा गया है। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट 1916 के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला ले लिया, इसी अधिवेशन से 1916 के अधिवेशन से। वहीं लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता कराने में तिलक, ठीक है, तिलक जी का और जिन्ना ने अहम भूमिका निभाई, परंतु मदन मोहन मालवीय इस समझौते के विरोध में थे। मदन मोहन मालवीय चाहते थे कि ये ऐसा ना हो। ठीक है, चलिए अगले हैं 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट द्वारा अध्यक्षता घोषित की जाती है। यानी कि 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन होगा इसकी अध्यक्षता कौन होगी? एनी बेसेंट। और याद रखना कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष या फिर विदेशी महिला अध्यक्ष दोस्तों कह सकते हैं, कौन बनी? एनी बेसेंट। आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो बताइएगा कौन? एनी बेसेंट जी। चलिए उसके बाद दोस्तों 1918 में बम्बई अधिवेशन होगा, इसको हम विशेष अधिवेशन कहते हैं, विशेष अधिवेशन बुलाया था 1918 में। इसके अध्यक्ष दोस्तों हसन इमाम होंगे और प्रथम विशेष अधिवेशन था। आपसे पूछेगा कि प्रथम विशेष अधिवेशन कब बुलाएगा? 1918 में। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय दोस्तों। और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त भी किया था। यानी यहीं से दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत का बीज बोया गया था 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, जब लाला लाजपत राय जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट 1924 का बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक का। देखिए कितनी बार पूछा गया, अमीन में, जूनियर असिस्टेंट में, वीडियो में। इसकी खास बात क्या है कि महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष होते, और इतने सारे अधिवेशन हुए उनमें से एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी बनते हैं। यानी कि एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, बेलगाम। बेलगाम दोस्तों को था कांच के उद्योग के लिए बहुत फेमस है, जैसे अपना फिरोजाबाद। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे महात्मा गांधी केवल आज तक एक ही अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, कौन? बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, याद रखेंगे 1924। चलिए फिर 1925 आता दोस्तों कानपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष होती है सरोजिनी नायडू। ये दोस्तों प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्या? प्रथम भारतीय महिला। देखिए एनी बेसेंट बनी थी मगर वो भारतीय महिला नहीं थी। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी दोस्तों हमारे राज्यपाल बनती है, ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश की। चलिए अब दोस्तों बात आती है 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। क्या? गुवाहाटी अधिवेशन दोस्तों 1926। इसकी खास बात क्या है? इसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर जी होते हैं। और विशेष क्या है कि कांग्रेस नेताओं को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। आपसे पूछेगा कि खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किसमें कब किया गया, तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। ठीक है, यहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा कि 1927 में ब्रसेल्स में उत्पीड़ित यानी विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू जी शामिल हुए थे। ये याद रख लेंगे 1927 में। ठीक है, चलिए अब ये बात करते हैं लाहौर अधिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे। SSGD, होमगार्ड, पेट, सप्लाई इंस्पेक्टर, लेखपाल, पेट, यूपीएसआई सब में पूछा गया। तो याद रखिएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी खास बात क्या होती है? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज चाहिए हमको ना, इसकी मांग कब की आती है? 1929 के लाहौर अधिवेशन। आपको बता दें कि अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया था दोस्तों। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसीलिए हम लोग रुके हुए थे। और नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? हजरत मोहानी थे। ये भी पेट में पूछा गया। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों 1937 का फैजपुर अधिवेशन होता है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है? एकमात्र दोस्तों गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था। सारे अधिवेशन दोस्तों सिटी में हुए थे, ये ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित किया गया। फैजपुर अधिवेशन 1937 का, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं 1938 का त्रिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा नहीं हरिपुरा अधिवेशन। इसके अध्यक्ष दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी होते। देखिए जूनियर असिस्टेंट पूछा गया। फिर दोस्तों 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि जिसे हम संकट बोलते, त्रिपुरी संकट बोलते हैं ना, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते। क्या ये जीते थे? समझिए, जीते नहीं थे। समझिए क्या होता है कि दोस्तों इसमें होता क्या है, दो उम्मीदवार होते हैं, बोस जी, सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं, और गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया जी खड़े होते हैं, दो लोग। ठीक है, परंतु दोस्तों गांधी जी के कारण, ठीक है, बोस ने कांग्रेस छोड़ दिया था। ठीक है, यानी कि आपको बता दें कि गांधी जी अपना एक उम्मीदवार उतारते हैं पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, और बोस जी खड़े होते हैं, मगर बोस जी जीत जाते हैं और गांधी जी के जो
उम्मीदवार थे वो हार जाते हैं। तो गांधी जी को बहुत पीड़ा होती है दोस्तों। तो गांधी जी के कारण दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी पद को छोड़ देते हैं, यानी कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद था जीतते उसको छोड़ चले जाते हैं, जिसके स्थान पर फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, फिर पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं बनते, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया था। इसलिए याद रखेगा त्रिपुरी संकट इसको बोलते हैं। तो जीतते कौन है? बोस जी। किसके खिलाफ? पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ। मगर बनता कौन है अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखेगा। और यहां पे याद रख लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने 1939 में इस्तीफा दिया था, यह भी पेट में पूछा गया। चलिए अब दोस्तों 1940 का आजाद रामगढ़ अधिवेशन दोस्तों, अध्यक्ष कौन होंगे? मौलाना अबुल कलाम, जो कि शिक्षा मंत्री बनते। ठीक है, और विशेष बात क्या थी कि मौलाना अबुल कलाम कांग्रेस के सबसे युवा व सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि 1940 से लेकर के 1945 तक कांग्रेस में अधिवेशन ही नहीं हुए, जो लगातार 6 वर्षों तक इसके अध्यक्ष अबुल कलाम जी बने रहे। ठीक है, यानी 1940 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, जिससे दोस्तों 1940 में जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम, वही बने रहे लगातार 6 वर्षों तक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है मेरठ अधिवेशन 1946 का, जो कि जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष होते हैं। और विशेष क्या है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बनते, जब भारत स्वतंत्र होता है उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। और 1947 का जयपुर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस एक बार हरा चुके होते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लिए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दें यहीं पर कि कुल कितने अंग्रेज अध्यक्ष कुल कितने बनते हैं? 4। कब? जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है 1888 में, फिर 89 में बेटरबर्न बनते हैं, और 94 में अल्फ्रेड वेब बनते हैं, और हेनरी कॉटन बनते हैं 1904 में। वहीं 3 महिला भी बनती हैं अध्यक्ष, जैसे एनी बेसेंट दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 में, फिर सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी 1925 में, और नलिनी सेन गुप्ता दोस्तों 1933 में बनती है, भारतीय मूल की विदेशी महिला थी। ठीक है, और यही कुछ चीजें आपको याद रख लेना, थोड़ी बहुत चीजें। समाज स्वराज पार्टी गठन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। देखिए SSCGD और यूपी ट्रिपल और यूपीएसआई में पूछा गया। वही 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पहला किसान मार्च आयोजित किया गया था, यह भी पेट में पूछा गया। और 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का प्रयास करने के लिए सर स्टीफेंड क्रिप्स को भारत भेजा गया था। दोस्तों याद रखेंगे, ये भी पेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बारीकी से पढ़ लिया होगा। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो करा दी गई हैं। चलिए थैंक यू। आपको बता दें कि जिनको भी चाहिए दोस्तों पेड का हमारा बैच आप ले सकते हैं। देखिए इसमें आपको संपूर्ण नोट्स मिलेंगे, जिसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, है ना, और स्टैटिक, अर्थव्यवस्था, हिंदी, करंट अफेयर सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। मात्र दोस्तों 125 रुपये में आपको मिल जाएगा। अभी ऑफर प्राइस है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे दोस्तों? तो आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करना होगा। जैसे दोस्तों इस पे नीचे आएंगे, ये ई बुक्स वाले कॉलम पे जाइए। ई बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे तो देखिए ये आपको पहले दिख जाएगा यूपी SSC पेड 2026 PDF बैच, ये आप ले सकते हैं। 125 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जैसे करंट अफेयर मिल जाएगा 25 रुपये पूरे 26 रुपये पूरे 2026 का, मूल विधि मिल जाएगा, है ना, कंप्यूटर ई बुक मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी दोस्तों, हिंदी ग्रामर, हिंदी साहित्य, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा। ठीक है, स्टैटिक GK मिल जाएगा, संपूर्ण इतिहास, भूगोल और दोस्तों संविधान मिल जाएगा। तो जाइए, देरी किस बात की दोस्तों, जो आपको चाहिए परचेस कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।